हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेडबलई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस थर्ड लेक्चर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट एंड applications of equilibrium constant. Friends, equilibrium constant helps us in prediction of direction of reaction and extent of reaction and in calculating the molar concentrations at equilibrium. So friends, let's start the beautiful journey in the beautiful world of chemistry with me. So let's start. What is reaction quotient? सबसे पहले फ्रेंड्स इसके बारे में आप जानिए कि रिएक्शन कोशेंट होता क्या है। रिएक्शन कोशेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द डिफरेंस इज रिएक्शन कोशेंट जो है हम किसी भी टाइम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। मान लो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम इसको अचीव करना है। तो जब इसको इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो रिएक्शन कोशेंट हम कैसा लिखते हैं इसका, C⁻C प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants raised to their individual stoichiometric coefficient. फ्रेंड्स, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, लेकिन उधर क्या था, वो जो कॉन्सेंट्रेशंस थे वो सारे इक्विलिब्रियम के थे। ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम देख सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। अगर हम क्यू टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो q विल बी इक्वल टू के सी विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा। यानी अगर हम रिएक्शन कोशेंट को डिफाइन करते हैं कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है और हम Q डिफाइन करते हैं तो Q क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यही लिखा है। It will be very easy for you to understand it now. The product of active masses of reaction products raised to their individual stoichiometric coefficients divided by product of active masses of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients. और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड at any point of time. That is the key difference between equilibrium constant and reaction quotient. ये any point of time के लिए हम define कर रहे हैं। reaction quotient is a general term. ये कौन सी term है, general term है। whereas equilibrium constant क्या है, ये वो एक specific term है which is defined when the reaction attained equilibrium. सो फ्रेंड्स, आई होप रिएक्शन क्वोशंट सभी को समझा होगा। इट विल बी मोर क्लियर विथ दिस एग्जांपल। इधर दिया गया है एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन 2A इज इन इक्विलिब्रियम विथ BC एट अ गिवन टाइम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालेंगे हम, QC विल बी इक्वल टू B। सभी का स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट साइड में 1 है तो B⁻1 C⁻1 और A का स्क्वायर ले लेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो ये सारे कट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1। तो इधर QC की वैल्यू क्या होगी, 1। तो फ्रेंड्स, हमने कहा कि
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें हेल्प करता है रिएक्शन की डायरेक्शन बताने में। तो अभी हमने जो रिएक्शन कोशेंट सीखा उसका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन रहेगा उससे हम इसका डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं ये देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर रिएक्शन कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट की अगर हम वैल्यू देखेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर हम पकड़ रहे हैं एक्टिव मासेस का तो वो क्यूसी होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर्स प्रेशर्स अगर हम एक्टिव मासेस के पकड़ रहे हैं तो वो क्यूपी, हम क्यू रिएक्शन कोशेंट को क्यूपी से डिनोट करेंगे। तो रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है वो एक तो Q की वैल्यू जो है वो K इक्विलिब्रियम से कम रहेगी या फिर K इक्विलिब्रियम के बराबर रहेगी, या फिर Q की वैल्यू क्या होगी, K इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चल सकता है, देखो मैं फिर से एक बार इधर पिछली रिएक्शन का डेरिवेशन लिखूंगा। हम क्या करते हैं, Q is equal to इधर product of reaction products raised to their individual stoichiometric coefficients divided by product of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients। अभी फ्रेंड्स इधर देखिए, अगर Q की वैल्यू जो है वो K इक्विलिब्रियम से कम है तो सिस्टम क्या करती है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है, और इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में जाना है तो Q को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो वो K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि K कैसा है, Q से बड़ा है, Q से बड़ा है। तो Q को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर कब बढ़ेगा फ्रेंड्स, जब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। Q अगर ज्यादा है के इक्विलिब्रियम से और इसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो Q को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अगर Q को अगर कम करना है तो हमें न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें कम करना है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो चलो इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। रिएक्शन कोशेंट को ऊपर हमने इधर डिफाइन कर लिया, कैसे होता है, QC इज लेस देन KC अगर होता है तो QC की वैल्यू हमें बढ़ानी है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इधर मैं नोट लिख देता हूँ, QC अगर KC से कम है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा, सॉरी, QC KC से क्या है, कम है, तो QC को हमें बढ़ाना है। QC को बढ़ाना है तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। QC इज इक्वल टू KC अगर रहेगा तो रिएक्शन के कंपोजिशन में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो, concentrations will not change, ये इक्विलिब्रियम में है। Q इज इक्वल टू के सी यानी रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नेट रिएक्शन कुछ भी होने वाली नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर QC ज्यादा है यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा यानी रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। तो चलो
फटाक से पॉज करके पढ़ लो प्रॉब्लम को और मेरे साथ सॉल्व करना है। तो पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो ही मेरे साथ सॉल्व करो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये हैबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया बन रहा है इसमें N2H2NH3 इन तीनों के मोलार कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं और Kc की वैल्यू दी हुई है फ्रेंड्स। तो पूछा गया है इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Qc निकाल के Qc और Kc में क्या रिलेशन होगा वो देखना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। Qc विल बी इक्वल टू, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, N2H2 एंड NH3। तो ये थर्ड वन इज अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो नाइट्रोजन का कितना है 5 × 10⁻³ बाद में हाइड्रोजन का देखो फ्रेंड्स क्या है, हाइड्रोजन का 4 × 10⁻³ है। तो इसका मैं क्या लूंगा, क्यूब लूंगा। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो इजी है, लेकिन समय के साथ आप भूलते रहते हो, इसीलिए इन पर रिवीजन जरूर डाला कीजिए समय समय पे, ताकि ये आप इस कॉन्सेप्ट को ना भूले। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻³ का क्यूब है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही लिख देता हूँ 4 × 10⁻³ का क्यूब। तो इधर एक जो 4 × 10⁻³ आ रहा है, इससे इधर वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हमको जवाब मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका क्या बचा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 10⁻³ का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻6। तो अगर आप देखोगे तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो ऊपर आके ये 10⁻6 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 16 × 5। तो ये कितना भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आपको देख के पता चल जाएगी कि ये Qc की वैल्यू जो है काफी बड़ी है, वेरी मच ग्रेटर देन Kc। तो रिएक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, है ना फ्रेंड्स। आई होप इट इज मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलो फ्रेंड्स अगली कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, साथ में ही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो है वो कितने परसेंट होगी, 40% होगी, 60% होगी या 80% होगी। ये किसके ऊपर, किसके आधार से हम बता सकते हैं, वैल्यू ऑफ Kc और Kp। ये Kc और Kp की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी फ्रेंड्स, मुझे बताइए आप, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर में कौन है, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन मोर फेवरेबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन मोर फेवरेबल है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी Kp और Kc के लिए, जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल रहेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल रहेंगे, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ये हम किस आधार पे बता पाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए अपन एक ब्यूटीफुल सा एरो बना के कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स। मान लो Kc जो है आपका इधर 1 है और 10⁻, ये -3 है, और इधर 10⁻ जो है +3 है। तो यदि Kc जो है 10⁻³ से लेके 10⁻+3 के बीच में है, इस रेंज में है समझो फ्रेंड्स,
तो दोनों भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहने वाले हैं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दोनों भी रहेगी। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ reactants and products। और अगर ये बहुत ही कम है, मान लो फ्रेंड्स Kc की वैल्यू मान लो 10⁻⁻40, इस तरह से कुछ बेहद कम है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं फ्रेंड्स। वेरी लेस फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इधर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। और अगर ये जो Kc की वैल्यू है 10 मान लो 40 ऐसी है, 10⁻32, 10⁻3 से अगर ज्यादा है, तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस आधार पर हम रिएक्शन जो है वो जस्ट इक्विलिब्रियम अचीव करेगी या कंप्लीशन पे जाएगी या फिर नहीं होगी, ये हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ Kc। तो चलो, ये एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, इसको पढ़ के इसके आधार पर अपने बुक में के 3 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, द वही दिया है इधर जो हमने दो कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस किए हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू नो वेदर वी एक्सपेक्ट अ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम टू कंटेन ए हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन के मिक्सचर में कौन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे या प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ये हमें किसके आधार पे पता चलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर पता चलता है। हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो ये कैसे कैसे हेल्प करता है, इन तीनों में एक एक न्यूमेरिकल देख के ज्यादा गहराई से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन H2 half O2 gives H2O at 500 Kelvin is 2.4 into 10 to the power 47। पावर देखिए फ्रेंड्स, 10 to the power 3 से कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट का बहुत कम रहेगा, तभी तो के की वैल्यू इतनी ज्यादा रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी वेरी हाई, आंसर ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 to HI, the molar concentrations of H2 I2 HI are given respectively at 700 Kelvin and equilibrium constant is given, then the reaction will be। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले QC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मोलार कॉन्सेंट्रेशन है तो Q क्या होगा, इधर QC होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर divided by concentration of H2 and I2। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का कितना दिया है, 0.4 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 0.1 एंड 0.2 है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सारे डेसिमल, चार डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारी QC की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, 8 आई है। और KC कितना दिया हुआ है, KC इज 57। तो QC की वैल्यू KC से क्या है, कम है, QC बड़ा है, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए, KC के तरफ पहुंचने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, पॉज करके खुद ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो ही सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 7 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc, क्योंकि आगे जाके कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं 6 इंटू 10⁻⁻²। If in a particular reaction there are 0.25 moles per liter of H2 and 0.046 moles per liter of NH3, then the equilibrium concentration of N2 निकालना है। तो इधर Kc क्या रहेगा फ्रेंड्स? चलो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर एक रिएक्शन भी अपन लिख देंगे। दोनों भी कैसे है, गैसियस है, ये कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिल रही है। Kc विल बी इक्वल टू क्या आएगा, NH3 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 का क्यूब। इधर एक्टिव मास कैसे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन में दिया है, तो सबके कॉन्सेंट्रेशन इधर नीचे लिख लेते हैं। हाँ, Kc दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻²। आगे दिया है there are 0.25 moles per liter of H2, H2 के कितने हैं 0.25 and 0.06 moles of अमोनिया दिए हैं, 0.06 मोल्स ऑफ अमोनिया, और N2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, तो 0.06 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय N2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, पता करना है, मल्टीप्लाइड बाय H2 का कितना है 0.25, 0.25 का क्यूब यानी 0.25 हम 3 बार लिखेंगे फ्रेंड्स। ये एक आप चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसे डेसिमल्स आते हैं तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है। तो 0.25 जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, 1/4 के। 0.5 जो रहता है 1/2 के बराबर रहता है। 0.75 अगर दिखता है तो उसे क्या लेना है, सीधा सीधा 3/4 लेना है। तो इन सारे तीनों के तीनों 0.25 को अगर मैं 1/4 ले लूंगा तो वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा। तो इधर देखो 0.06 इंटू 0.06 इंटू 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये नाइट्रोजन को उधर भगा देता हूँ और 6 इंटू 10⁻⁻² को इस बड़ी चद्दर की छत्र छाया में लेके आ जाता हूँ। तो ये जो है ये कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा। अभी देखो 64 इंटू 0.06 कर दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सही चुक 24,04,000 हाथ चाले 2 सस्तम 36 और 2 38। डेसिमल कितने हैं, 2 है, तो आंसर विल बी 3.84। किधर दिया है आंसर, ऑप्शन डी में। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझा होगा, और आगे बढ़ते हैं। और अभी नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें हमें रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशंस जो दिए हुए थे वो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशंस थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है और बाकी के कॉन्सेंट्रेशंस आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के पता नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पता है, तो भी आप उनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता कर सकते हो। तो यही हमें सीखना है, क्या सीखना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, इनिशियल एक्टिव मासेस बोल दूंगा मैं, तो मोर जनरलाइज होगा, एक्टिव मासेस, initial active masses if initial active masses of products and reactants are given and value of equilibrium constant K
is given, then equilibrium concentrations can be determined. कैसे? ये ऐसे। चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। तो डिसोसिएशन किसका हो रहा है फ्रेंड्स? चलो लिख देते हैं PCl5 का। ये कैसे डिसोसिएट होगा? PCl3 प्लस Cl2 सारे मेंबर्स कैसे है? गैसियस है। अभी क्या कहा है इन्होंने? 5 मोल्स आर हीटेड इन ए वेसल, मतलब टाइम t इक्वल टू 0, यानी इसका इनिशियल मोल्स कितने लिए हैं इन्होंने PCl5 के? 5 मोल्स लिए हैं। तो इनिशियली PCl3 Cl2 क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये तो हो गई फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लेने का है आपको। सबसे पहला आपको क्या करना है? बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। उसके बाद मोलार कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल जो है, इनिशियल मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और किसी एक न्यूमेरिकल लाइक एक्स से डिनोट करना है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा देखिए फ्रेंड्स। तो ये तो दिया है 5 लीटर की कैपेसिटी के वेसल में 5 मोल्स लिए है, लेकिन हमारा जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन रहता है फ्रेंड्स वो क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, यानी इनिशियल मोलार कॉन्सेंट्रेशन 100 ऐसा है। तो मान लो इक्विलिब्रियम में उसके PCl5 के x मोल्स जो है वो कंज्यूम होते हैं। तो इसका 1 मोल जाके PCl3 और क्लोरीन दोनों का हमें क्या दे रहा है? एक एक मोल दे रहा है। तो अगर x मोल जाएगा तो कितने कितने मिलेंगे फ्रेंड्स? x और x मोल्स मिलेंगे। तो हमें तो गिवन डेटा में Kc की वैल्यू जो है वो दी गई है 0.266। तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। Kc अगर 0.266 है तो अब तो आसान है, हमको ये बस एक इक्वेशन सॉल्व करना है। PCl3 का मोलार कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का मोलार कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 का मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने PCl3 Cl2 का क्या एज्यूम किया है? x। तो दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं, x² डिवाइडेड बाय 1 - x। तो फ्रेंड्स अभी इधर एक मेरी ट्रिक आप याद रखिए, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं ना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 1/3 0.33 दिखा तो उसको 1/3 कर देना है। अभी मैं इस 0.266 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0.2 प्लस 0.066, और 0.2 यानी क्या होता है फ्रेंड्स? 2/10, यानी 1/5। 1/5 यानी 0.2 होता है। इसमें हमने ऐड कर दिया 0.066। फ्रेंड्स 2/3 जो होता है ना वो 0.66 होता है। इसका मैं टेबल भी बना के दूंगा आगे आगे की स्लाइड में, जो जिससे आप बेहतर तरीके से याद रखोगे। 2/3 जो है वो 0.66 रहता है। अभी समझने में आपको देर लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसको मास्टर कर लोगे तो बस 1 मिनट में आपको ये सॉल्व कर पाओगे। 0.66 क्या होता है? 2/3। तो 0.066 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2/30, यानी 0.266 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.266 विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस 2/30। तो एलसीएम आया 30, 5 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8/30, यानी 4/15 आएगा। यानी 0.266 क्या रहेगा? 4/15। ऐसा करने से हमें क्या होगा लाभ? हमें लाभ ये होगा कि हम बड़ी आसान तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये 15 को इधर ले लो, 15x² आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 - x आ जाएगा। तो मैं एक मल्टीप्लाई कर लूंगा इधर
4 माइनस 4x, और इसको ये बाजू अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अभी इसके फैक्टर निकालना आसान है या मुश्किल है फ्रेंड्स? आसान है। 15 4 जा 60, तो हमें प्रोडक्ट में 60 चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 4 चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे हम, प्लस 10x माइनस 6x, यह हमें देगा 4x, और प्रोडक्ट आएगा 60 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी इन दोनों में कॉमन क्या आएगा फ्रेंड्स, 5। तो ले लो कॉमन 5x को, 5x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3x प्लस 2, और इधर क्या कॉमन आएगा फ्रेंड्स, -2। -2 अगर कॉमन ले लेंगे हम इधर, तो अंदर फिर से 3x प्लस 2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर आप क्या कह पाओगे, 3x प्लस 2 तो 0 रहेगा, या 5x माइनस 2 तो 0 रहेगा। तो 3x माइनस 2 का 0 रहना संभव नहीं है, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 5x विल बी इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 2/5। तो फ्रेंड्स x इक्वल टू अगर 2/5 आ रहा है, तो इसका परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, यानी 5 मोल्स में से 2 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। 2/5 का मतलब क्या है, 5 मोल्स में से 2/5 डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी 40%। 1/5 कितना होता है, 1/5 ऊपर देखिए 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%, है ना फ्रेंड्स। तो आंसर क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा इसका, 40%। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो डेसिमल्स है, इसको फ्रैक्शंस में आप अगर कन्वर्ट करते हो तो आपकी कैलकुलेशन, तो कभी भी याद रखना फ्रेंड्स, जीरो, अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और 0.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे अगर नंबर आपको मिलते हैं, तो आप अगर उसको डेसिमल्स में को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर लोगे, तो ये बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो इधर वाले नंबर है इसको न्यूमरेटर पकड़ना, इसको डिनोमिनेटर पकड़ना। तो चलो एक के बाद एक शुरू करते हैं। ये 1 क्या है, न्यूमरेटर है, तो इधर आइए, ये 2 इसका क्या है, डिनोमिनेटर। तो 1/2 क्या आया, देखो फ्रेंड्स, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आया, देख रहा। अभी देखो ये न्यूमरेटर है 1, और इधर इधर आइए नीचे वाले कॉलम में, ये क्या है, 3, डिनोमिनेटर है 1/3। किधर आके ये फर्स्ट कॉलम में, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, तो 1/3 कितना आया, 0.33। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बनाया है इस टेबल को। आप इजी टेबल एक बार देख लो बस, गो थ्रू करके, एग्जाम में या एनी टाइम आप इसे अगर यूज करके प्रैक्टिस रखोगे तो बहुत आसान होगा। जब भी आपको 0.33 दिख जाएगा, तो उसको फ्रैक्शन में 1/3 कन्वर्ट कर लेना। 0.66 दिख गया तो 2/3 करना, 0.25 यानी 1/4, 1/2, ये 3/4, और ये तो 1 होता है। और अभी अभी जैसा हमने देखा 40%, 2/4, 2/5 यानी 0.4, और परसेंट में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40%। यही टेबल को आप परसेंट में भी कर सकते हो। अगर ये 1/2 है किसी के, यानी परसेंटेज में कितना है ये, 50%। ये परसेंट में कितना है, 33.33%। ये कितना है, 66.66%। ये 25%, ये 50, ये 75%, और वो 100%। और 1/5 की सीरीज क्या होगी, 1/5 इज 20%, 2/5 इज 40%, 3/5 इज 60%, 4/5 is 80%. I hope it is clear to all of you friends. तो चलो इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए और एक मजेदार प्रॉब्लम शानदार कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व कर देंगे। ये है, क्या है, हैबर्स प्रोसेस।
तो हैबर्स प्रोसेस में आगे क्या कहा है फ्रेंड्स, देख लो जरा। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, हम फिर से लिख लेंगे इस रिएक्शन को ताकि हमें गहराई से समझ में आ जाए और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी एंजॉइंग। N2 देखिए फ्रेंड्स, N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का किस फॉर्म में दिया है, इधर एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एक्टिव मास दिया है पार्शियल प्रेशर में। तो दिया है N2 का 0.8, H2 का दिया है 0.4, अमोनिया का दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है फ्रेंड्स, टोटल प्रेशर दिया है। गैसियस रिएक्शन में ये एक फायदा होता है, जब आपको टोटल प्रेशर पता है और किसी एक ही रिएक्टेंट का प्रेशर पता नहीं है, तो बाकी के आधार पर हम इसका बचा हुआ निकाल सकते हैं। क्योंकि टोटल प्रेशर 2.8 है, तो ये टोटल प्रेशर किन किन के प्रेशर से बना है, N2 H2 अमोनिया, दूसरा तो कोई नहीं है प्रेशर डालने वाला। तो इन दोनों का टोटल प्रेशर होता है 1.2। तो 2.8 में से मैं 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे प्रेशर किसका मिल जाएगा, अमोनिया का। 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 1.6। तो हमें इधर पूछा है Kp क्या होगा, Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर divided by partial pressure of nitrogen multiplied by partial pressure of hydrogen का cube, that will be equal to 1.6 into 1.6 divided by partial pressure of nitrogen कितना है 0.8, हाइड्रोजन कितना है 0.4 का क्यूब, यानी 0.4 कितनी बार लिखूंगा मैं, 3 बार। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इन 4 लोगों का और ये ऊपर वाले 2 लोगों का डेसिमल मैं हटा देता हूँ। छिक, 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 हट गया। ये 8 दूने 16, 8 टू जा 16, ये 4 4 जा 16। अभी और एक आइडिया करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लो 8 और नीचे के पूरे डेसिमल उड़ा दो तो ये बन जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। तो ये 4 दूनी 8, ये 200 हो गया, ये 4 पंचे 20, ये 50 हो गया। तो योर वैल्यू ऑफ Kp इज 50। आई होप सभी को आंसर आया होगा, आंसर 50। चलो फ्रेंड्स, और अगला एक प्रॉब्लम देखते हैं मजेदार, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम्स से सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। वैसे देखेंगे तो ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन प्रॉब्लम में डिफिकल्टी लेवल कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर में प्रॉब्लम्स की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। एट 46 डिग्री सेल्सियस Kp फॉर द रिएक्शन दिया है। फिर से एक बार, जैसा कि हम अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से रिएक्शन को लिख लेंगे। ये आई 2 मोल्स ऑफ NO2 गैसियस। अभी इधर टेम्परेचर दिया है, कांस्टेंट है 46 डिग्री सेल्सियस और Kp की वैल्यू दी है 0.66। कंप्यूट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 and NO2 at equilibrium for total pressure दिया है हमें 0.5 एटमॉस्फियर। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो कि NO2 का जो है ये प्रेशर जो है वो x है, तो प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा फ्रेंड्स, 0.5 माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम, बराबर ना। तो अभी Kp की वैल्यू हमें मिली है 0.66। फ्रेंड्स मेरे पिछले वाले टेबल पे जाइए, 0.66 देखते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, इधर देखिए ये वैल्यू आनी चाहिए 0.666 यानी 2/3। 0.666 यानी क्या होता है, 2/3 फ्रैक्शन में। तो मैं इसकी वैल्यू 2/3 ले लूंगा। तो Kp
विल बी इक्वल टू NO2 के कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अभी देखो देयरफॉर Kp क्या आया, देखो इधर एक लाइन बना देते हैं। Kp हमने लिया है 2/3 इधर से, गिवन डेटा में हमें 2/3 इधर से लिया और आगे बढ़ो। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या एज्यूम किया है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का क्या आएगा फिर 0.5 माइनस x। तो x की छत्र छाया वाले को इधर ले जाओ, 2 की छत्र छाया वाले को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1 माइनस 2x दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ये लोगों को इधर लेके जाओ, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसके फैक्टर्स हम आसानी से डाल सकते हैं, प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। therefore x plus 1 equal to x plus 1 equal to 0 आएगा, या फिर 3x minus 1 equal to 0 आएगा। x माइनस 1 के बराबर रह सकता है क्या फ्रेंड्स, नहीं। therefore x is equal to 1/3। 1/3 देखते ही आपके मन में क्या लड्डू फूड़ा, 1/3 is 0.3333। तो x क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 सॉरी फ्रेंड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 जो है 0.333 है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जस्ट सब्ट्रैक्शन कर दो, 0.5 माइनस 0.333। तो योर आंसर इज partial pressure of N2O4 is 0.167 और partial pressure of NO2 is 0.333। तो चलो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने बेहद ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर बेहद शानदार प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड सायोनारा।